हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। जेसीईआरटी रांची के द्वारा मॉडल सेट पेपर जारी किया जा चुका है टर्म 2 के लिए, जिसका एग्जाम आपका 16 जून से लेकर के 30 जून के बीच में होने वाला है। तो जो टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसका फिजिक्स का मॉडल सेट पेपर जो 3 है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आइए साथ मिलकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे है ना वो 19 रहेंगे। कितने रहेंगे? 19 रहेंगे। शुरू का क्वेश्चन 1 से 7 यानी 7 क्वेश्चंस रहेंगे और 7 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चंस का मार्क्स 1 मार्क होगा। तो टोटल कितना हो गया? 5 मार्क्स के रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 यानी ये आपके 7 प्रश्न हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और सारे क्वेश्चंस के मार्क्स कितने होंगे? 3 मार्क्स, यानी टोटल हो गए 15। नेक्स्ट क्या रहेंगे? 15 टू 19 यानी 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं और ईच क्वेश्चंस विल कैरी 5 मार्क्स, यानी टोटल 15। यानी टोटल 15 15 30 और 5 35, टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो पूछे जाएंगे फिजिक्स से। क्लियर है? तो ऐसे तो आपको 7 में से 5 करना है, 7 में से 5 करना है सेकंड सेक्शन में भी, और थर्ड सेक्शन जो है लॉन्ग आंसर उसमें से 5 में से 3 करना है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम। क्या कह रहा है? 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है, ज़्यादा डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि अगर दो बॉडी के बीच में, दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 1 न्यूटन है। अगर उसके बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच में कितना बल होगा? तो मान लो F2/F1, तो क्या हो जाएगा? देखिए, GM स्मॉल m बटा ये F2 है तो F2 क्या हो जाएगा? डबल हो जा रहा है 2r का स्क्वायर इनटू ये F1 है तो ऊपर में चला जाएगा r का स्क्वायर बाई GM। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बटा 4r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब क्या है? F2 जो होगा वो F1/4 होगा। क्या हो जाएगा? F1/4। F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा? 1/4 न्यूटन। क्लियर है? F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 न्यूटन। ठीक है, और आपको लिखना है तो 0.25 न्यूटन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Why is the weight of the body at the poles more than the weight of the at the equator? किसी बॉडी का वेट जो होता है, किसी पिंड का जो भार होता है भूमध्य रेखा पर के भार से ध्रुव पर अधिक होता है। क्यों होता है? तो देखो, वेट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? जी पर। किस पर डिपेंड करता है? जी पर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, है ना? तो जब जी पर डिपेंड कर रहा है तो जी अगर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, जी कम होगा तो वेट भी कम होगा। तो क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। ठीक है? क्यों होगा? वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल देन इक्वेटर। इसीलिए है ना, गुरुत्व त्वरण जो है, त्वरण वो ध्रुव पर अधिक होता है। किससे? भूमध्य रेखा से। ठीक है? इसलिए वेट जो होगा अधिक होता है किस पर? पोल्स पे, इक्वेटर के मुकाबले। क्लियर है? सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? व्हाट वी मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से क्या मेजर करते हैं? तो वेट मेजर करते हैं ना। स्प्रिंग बैलेंस से क्या मेजर करते हैं? वेट मेजर करते हैं। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? वेट, यानी भार। राइट द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है?
ऐसे तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पॉइजलस। क्या होता है, पॉइजलस। और क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल का पावर -1 टी का पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अगर आपको एक स्टोक्स लॉ पता है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। ईटा क्या है, यही आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाई आर भी, यानी न्यूटन बाई पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो वहां से आप डायमेंशनल फार्मूला इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, याद करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कौन सा वेरिएबल डिफाइन होता है, तो कौन सा, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो है वो डिफाइन होता है किससे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, आयरन, वाटर और एयर। किसमें ज़्यादा साउंड ट्रेवल होता है, तो साउंड ज़्यादा ट्रेवल करेगा किसमें, सॉलिड में। किसमें, सॉलिड में। तो किसमें करेगा, आयरन में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ थर्मल चेंज इन एयर व्हेन अ साउंड वेव प्रोपागेट्स थ्रू इट। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल चेंज किस में होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द थर्मल चेंज, तो एडियाबेटिक होगा। क्या होगा, एडियाबेटिक चेंज। तो एडियाबेटिक चेंज का मतलब क्या हुआ, रुद्धोष्म परिवर्तन। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म परिवर्तन यानी एडियाबेटिक चेंज। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सेक्शन में आते हैं। दूसरा सेक्शन, सेक्शन बी जो है ना, वो क्या, कितने मार्क्स का है, आपको 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं, जो हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 3 मार्क्स का। 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान क्या है, तो क्या है भाई, आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जी बराबर कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, एम कैपिटल एम, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान, बटा आर स्क्वायर है ना। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर है ना, मतलब त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। क्लियर है, तो जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा, राइट एनी वन फैक्टर ड्यू टू व्हिच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। तो किस पर चेंज करेगा, आर पर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पिंड का है ना, किसी भी बॉडी का पृथ्वी के सतह से दूरी है ना, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले किसी एक कारक को लिखे तो क्या करोगे, दूरी। क्या लिखोगे, दूरी। किसकी दूरी, पृथ्वी से, किसी पृथ्वी से कोई भी ऑब्जेक्ट की दूरी। क्लियर है। और इंग्लिश में क्या लिख दोगे, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, या तो सेंटर ऑफ द अर्थ लिखो या तो सरफेस ऑफ द अर्थ लिखो। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ लिखो तब भी सेंटर उसमें इंक्लूडेड ही रहेगा। क्लियर है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि ए स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg इज अंडर टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 20 मीटर। इफ ए ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक्स टू रीच अदर एंड। यानी आपको फाइंड आउट करना है टाइम। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 2.5 kg। ठीक है, फिर क्या है, टेंशन, टेंशन दिया हुआ है 200 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है ना, और लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कितना है, 20 मीटर। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है 20 मीटर लेंथ स्ट्रिंग जो स्ट्रेच हुआ उसका। तो आपको क्या पता है, सबसे पहला चीज कि मास पर यूनिट लेंथ हम लोग निकालते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू हो जाएंगे आपके 2.5/20 है ना, ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी।
क्यों? क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, है ना, यानी लेंथ बाई वेलोसिटी, लेंथ बाई वेलोसिटी। तो लेंथ तो आपको फाइंड आउट हो गया 20, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप चलोगे किसके पास? टेंशन के पास। टेंशन क्या कह रहा है कि जब ट्रांसवर्स स्ट्रेच होता है, ट्रांसवर्स जर्क होता है, तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो कितना होता है? टी बाई, ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो टी कितना है? 200, और म्यू कितना आया? 2.5 बाई 20। ठीक है, तो वहां से फाइंड आउट कर लो। यहां देखो बनाया हुआ है, इससे यहां से देख लो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया इतना। अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? टी बाई म्यू, बताया अभी रूट में ना। तो इसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट होकर के आई? 40 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस टू रीच अदर एंड क्या हो जाएगा? टी इक्वल्स टू एल बाई भी। एल कितना आ गया? 20 बाई 40, 0.5। अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मास पर यूनिट लेंथ निकालना है कि नहीं ये भी नहीं पता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको पता है कि हम जानते हैं भैया कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाई टी। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस यानी लेंथ बाई टी। इतना तो आपको पता है। और यही फोर्स जो है वो क्या है? टेंशन है। तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा? एम एल बाई टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एम एल बाई कैपिटल टी। अब एम की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 20 बाई टेंशन की वैल्यू कितनी है? 200। ये कैंसिल 210, तो ये कितना हो जाएगा? बाई 10, यानी टी स्क्वायर बराबर 25 बाई 100। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 5 बाई 10, यानी 0.5 सेकेंड आ जाएगा कि नहीं? अगर ये भी नहीं आपको पता है तो यहां से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉडी ऑफ मास m suspended from a spring executes SHM. Prove that the total energy remains conserved during the motion. एक मास बॉडी है m जो कि सस्पेंडेड किससे? स्प्रिंग से, और एग्जीक्यूट क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा? a, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए क्या देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2 के एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/2 के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या है ना, अब निकालेंगे हम लोग क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2 एम भी स्क्वायर। ठीक है, अब भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यानी इसके लिए आपको भी निकालना होगा, है ना। तो भी आइए निकालते हैं हम लोग। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो भी क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर है। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसका मतलब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग एक्स के रूप में लाना है, तो साइन ओमेगा टी बराबर क्या है? ए एक्स बाई ए, है ना, साइन ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है? कॉस ओमेगा टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसके बाद क्या आ जाएगा?
V इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। तो हाफ एम भी स्क्वायर है ना, तो भी स्क्वायर इसका ए तो बाहर होगा, ए है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाई ए, कैंसिल आउट होगा ये क्या स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देख लेंगे, यहां पे इस तरह से आ गया ये, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, k लिख देंगे। एम ओमेगा स्क्वायर क्या है, k है, तो 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये वैल्यू हो गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/2 k ए स्क्वायर माइनस 1/2 k एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 k एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 k ए स्क्वायर, 1/2 k ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक है, और ये फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, ये टी क्या है, टोटल एनर्जी, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एंटीसेप्टिक्स हैव लो सरफेस टेंशन, व्हाई, लो सरफेस टेंशन का मतलब है कि उसका वो ज़्यादा फैलेगा, तो एंटीसेप्टिक अगर उसका लो सरफेस टेंशन नहीं रहेगा तो फैलेगा नहीं घाव पर, घाव मान लो सौंसे घाव है ना जी, तो घाव अगर सब जगह उसमें फैलना चाहिए, तो जिसका सरफेस टेंशन कम होगा उसका फैलाव ज़्यादा होगा, और जिसका सरफेस टेंशन अधिक होगा उसका फैलाव कम होगा, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक का लो सरफेस टेंशन क्यों होता है, क्योंकि अगर इस एंटीसेप्टिक में कम सतह तनाव होता है, क्यों होता है, क्योंकि इससे उसकी फैलाव जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज इट में इजिली स्प्रेड ओवर द वुंड, एंटीसेप्टिक्स हैव लो सरफेस टेंशन वैल्यू टू ईज इट्स स्प्रेडिंग ओवर द, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और सरफेस टेंशन घट गया तो यानी क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा फैलेगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसका अधिक हो जाएगा, आई बात समझ में। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन इट्स बेसिस एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ फॉर ए गैस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, तो कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सेम यही यहाँ पे भी है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम दो इट मे एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, इट कैंट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि आप on its basis establish the relation between two molar specific heat for a gas, ठीक है। तो on its basis establish the relation between two molar specific heat for a gas, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं, यहाँ पे गैस भरा हुआ है ना, तो सबसे पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, dq बराबर एन सी वी डी टी, ये क्या है मोलर, सी वी क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट
कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डेल डी भी, है ना। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, पी डी भी। अब क्या है, भी वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू जब जीरो होगा तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू प्लस जीरो। यानी डी यू की वैल्यू क्या आ गई, एन सी भी डी टी। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर की बात आएगी तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, डी क्यू क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी। और डी यू की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट है। कैसे फाइंड आउट है, देखो यहां पे जब कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट प्रेशर है तो टेम्परेचर तो राइज कर रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहे या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर तो राइज करेगा ही, तो टेम्परेचर तो उतना ही राइज करेगा, है ना। तो वो तो सेम है वहां पे, इसीलिए, है ना, इसलिए ये कंडीशन में जो डी क्यू यानी जो डी यू होगा, इंटरनल एनर्जी जो होगा वो सेम होगा। क्लियर है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो जितना इंटरनल एनर्जी इसमें होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में, उतना ही इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर में भी होगा। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस टी डब्ल्यू। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी पी डी टी बराबर एन सी बी डी टी प्लस पी डेल भी होगा। अब देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन तो होगा ना, डी भी ना वॉल्यूम ना कांस्टेंट रहता तब तो होता, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पी डेल भी तो होगा। क्लियर है। अब क्या है कि एन सी पी डी टी बराबर एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी। तो सी वी डी टी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी बराबर एन आर डी टी। अब यहाँ पे एन आर डी टी कैसे आया, पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी डेल वी इक्वल्स टू एन आर डेल टी। टी क्या है, टेम्परेचर। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग फाइंड आउट कर लिए गैस का। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई अ गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपेंडेड। कोई भी गैस कूल ठंडा क्यों हो जाता है, जब प्रसार होता है उसमें। तो जब प्रसार होता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है, और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। व्हाई गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपेंडेड, तो बिकॉज व्हेन एक्सपेंडेड प्रेशर डिक्रीजेज, और जब प्रेशर डिक्रीज करता है तो इंटरनल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज ड्यू टू व्हिच इट बिकम्स कूल। ये आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा क्या है कि एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेड और डिक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। ड्यूरिंग ड्राइविंग एयर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, क्या होगा, एयर प्रेशर। अरे जब गाड़ी टायर चलेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसका। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना। क्लियर है। तो एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। क्या लिख देना है, एयर प्रेशर इन कार टायर, वाहन चलाते समय उसके टायर के अंदर का वायु का दाब बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो समताप प्रक्रिया, है ना, प्रक्रम जो भी लिखना है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे ये यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेफिनेशन दिया हुआ है, इलास्टिसिटी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी चरम तनन सामर्थ्य, इलास्टिक लिमिट यानी प्रत्यास्थ सीमा। इलास्टिसिटी होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है, दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी। तो द एबिलिटी ऑफ डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स एक्चुअल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्स कॉजिंग द डिफॉर्मेशन इज रिमूव्ड। यानी जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं जिससे वो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो अगर हम हटाते हैं और
वो पुनः अपने पोजीशन पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं, इस एबिलिटी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर ये अपने पोजीशन पर नहीं आ पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी जब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक रबड़ ले लिए, रबड़ को खींच रहे हैं, तो खींचते जा रहे हैं, फोर्स लगाए हुए हैं, उसको खींच रहे हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस, अब इसके बाद अगर हम लोग और खींच देंगे तो वो टूट सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति जिसके जस्ट बाद अगर खींचने पर वो टूट जाए तो उस फोर्स को, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है। तो द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड व्हाइल बीइंग स्ट्रेच्ड और पुल्ड बिफोर ब्रेकिंग इज नोन एज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट भी सेम इसी तरह, इसमें स्ट्रेस है, इसमें लिमिट है। क्या है कि भाई फोर्स का अपर लिमिट, यानी हम खींच रहे हैं, फिर छोड़े तो अपना पोजीशन पर आ गया, फिर खींचे और फोर्स लगा करके छोड़े तो फिर अपने पोजीशन पर आ जा रहा, फिर खींचे फिर आ जा रहा। लेकिन एक पोजीशन ऐसा आएगा, है ना, जिसमें वो अब अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी वाला आ जाएगा। तो वो लिमिट जिसके जस्ट बाद अगर हम लोग फोर्स और लगाए तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ना आ पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो क्या है डेफिनेशन, लिख लो, देख लो। इट इज द upper limit of deforming force up to which if deforming force is removed the body regain its original form completely। ठीक है, completely वो अपने जगह पे आ जाए। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से क्या है, आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो पहला क्या है कि डिस्कस द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। Why an open organ pipe is more melodious than a closed organ pipe? Explain। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन ओपन ऑर्गन पाइप। यहाँ पे एक पाइप ले लिए, ओपन है, दोनों एंटी नोड्स है ए। यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ पे l। यहाँ से एक वेव आ रही है ना, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो क्या है उसका, y1 बराबर a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। क्लियर है। और y2 बराबर क्या है, a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, जो रिगेन करके वापस जा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि y बराबर y1 प्लस y2। तो a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स प्लस a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। तो साइन a प्लस साइन b क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। वही फॉर्मूला हम लोग लगा दिए, 2a है ना, a तो है, तो 2 साइन 2 पाई बाई प्लस एक्स प्लस वी टी माइनस एक्स बाई 2 और कॉस 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स माइनस 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स बाई 2। तो ये करने के बाद क्या आ जाएगा, 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा है ना वी टी इंटू कॉस पाई बाई लेमडा एक्स, बाकी कट जाएगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। अब दोनों साइड में क्या है, एंटी नोड्स हैं, यानी x बराबर l कब होगा, मैक्सिमम पर होगा। तो मैक्सिमम यानी 2 पाई, ये वाला पार्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो cos 2 पाई बाई लेमडा l जो होगा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम यानी प्लस माइनस 1 होना चाहिए, n पाई। तो 2 पाई बाई लेमडा n, l बराबर क्या हो जाएगा, n पाई हो गया। ठीक है। तो लेमडा n बराबर क्या हो जाएगा, 2l बाई n। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, है ना, v बाई लेमडा। तो v बाई लेमडा क्या हो जाएगा, 2l, है ना, n क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। तो यहां से ये दोनों निकल गए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या करेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हुआ, एक नोड यहां बचा, एक एंटी नोड यहां, एक एंटी नोड यहां। तो ये यहां से यहां तक क्या है, l है। तो लेमडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 2l। क्या हो जाएगा, 2l। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v बाई 2l। यहाँ पे पुट कर देंगे n बराबर 1, तो लेमडा बराबर 2l, और n बराबर 1 रहेगा तो फ्रीक्वेंसी बराबर nv बटा 2l, यानी v बटा 2l। क्लियर है। अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो गया, दो नोट्स,
1 2 3 एंटी नोड्स बन गए। तो ओपन एयर में क्या एंटी नोड्स है, तो लेमडा 2 क्या हो जाएगा, है ना, एल लेमडा की वैल्यू क्या आई है, लेमडा इक्वल्स टू क्या है, 2l/n, है ना, 2l/n। तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 2, तो 2 कैंसिल आउट, तो लेमडा की 2 कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, nv/2l, तो 2 यहाँ हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट, v/l। ठीक है। वैसे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी इसको सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं और इसको सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं। तो लेमडा 3 क्या हो जाएगा, एल एन की जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 2l/n है, तो n की जगह पर 3 हो जाएगा, तो 2l/3 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी म्यू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3v/2l। तो यहां से देखेंगे फ्रीक्वेंसी 1 2 और 3 का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:2:3। क्लियर है। तो टोन 4 यहाँ पे जितना हो रहा है वो किसके लिए टोन हो रहा है, ऑड और इवन बोथ के लिए। ठीक है। तो जब बोथ के लिए हो रहा है इसलिए फ्रीक्वेंसी गैप नहीं होता है, और जब फ्रीक्वेंसी गैप नहीं होगा तो साउंड जो होगा वो मेलोडियस होगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि द नोट प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स, बट द नोट प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑड हार्मोनिक्स, दैट्स व्हाई द द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ओपन ऑर्गन पाइप, है ना, इज मोर मेलोडियस देन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में गिर रहा है, मान लीजिए फॉल हो रहा है, तो वो एक वेलोसिटी से गिरेगा। जब इनिशियल वेलोसिटी हाई होगा, धीरे धीरे हाई होते जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद एक वो वेलोसिटी गेन कर लेगा और उस वेलोसिटी के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा। क्लियर है। और वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के बाद वो कांस्टेंट गिरेगा, दैट इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लोगे, डिफाइंड एज द हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू द फ्लूइड। क्लियर है। आप ये भी लिख सकते हो कि इस वेलोसिटी के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे फॉल होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन, अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन देख लो। तो क्या हो रहा है कि एक बॉडी है जो कि रेडियस r है, नीचे गिर रहा है, उसका वेट क्या है mg, उस पर थ्रस्ट लग रहा है ft। ठीक है। और विस्कस ड्रैग के कारण जो विस्कस हो रहा है वो कहां से आ जाएगा, स्टोक्स लॉ से हो जाएगा। क्लियर है। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, mg। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू g, 4/3 πr³ रो इंटू g। g की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है रो। अब अपवर्ड थ्रस्ट क्या कर रहा है, जितना ऑब्जेक्ट आ रहा है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम आ रहा है, जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो डिस्प्लेस कर रहा है ऑब्जेक्ट वो प्लस फ्लूइड का डेंसिटी इंटू जी, mg हो जाएगा। तो v रो जी यानी 4/3 πr³ रो जीरो क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी इंटू जी। फिर क्या कह रहा है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी मान लो अटेंड कर लिया तो वो विस्कस ड्रैग होगा। तो विस्कस ड्रैग क्या हो जाएगा, FB बराबर 6 पाई ईटा आर भी, है ना। ये कहां से, स्टोक्स लॉ से। कहां से, स्टोक्स लॉ से। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब बॉडी अटेंड कर लेता है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, FT प्लस FV बराबर वेट। क्लियर है। तो FT की वैल्यू क्या हो जाएगी, FT की वैल्यू यहां कर देते हैं, FT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 πr³, है ना, रो नॉट जी, प्लस FB क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर भी बराबर 4/3 πr³ रो जी। ये पार्ट को यहां ले आओ, है ना, इसको इस साइड में ले जाओ, तो 6 पाई ईटा आर भी बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ जी, इतना हो जाएगा। क्लियर है। बाकी जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो क्या गेन हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2/9 r² रो माइनस रो नॉट
जी बाई ईटा। तो ये है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बराबर 2r² रो माइनस रो नॉट इंटू जी बाई 9 ईटा। क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से बाहर भेजते हैं। ये केवल अर्थ सरफेस की बात नहीं है, कोई भी यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट, प्लैनेट जहां पे ग्रेविटेशन है, तो उससे हम लोग जब कोई भी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो एक निश्चित वेलोसिटी से भेजते हैं। तो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेलोसिटी से अगर हम भेजते, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भेजते हैं तो वो वापस आ जाएगा। 10 के करेंगे तो फिर वापस हो जाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई असर नहीं होगा, और वही वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी ड्यू टू विच, है ना, द मिनिमम वेलोसिटी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन up in the air and there will be no effect of gravitational force on them. यानी the minimum velocity of the object to throw it over which no gravitational force works। ठीक है, जो कि ओवरकम कर दे किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ओवरकम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? अब इस नेक्स्ट क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। तो क्या है एक्सप्रेशन? एकदम आसान है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इसका Gm/m जो होगा वो इक्वल होगा 1/2mv स्क्वायर के। तो मान ये क्या है, इसके वेलोसिटी से हम लोग भेजे हैं तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Gm/r, 2Gm/r। अब Gm/r को क्या बोलते हैं? G इंटू आर होगा कि नहीं होगा? तो v² बराबर 2Gr। इसका मतलब है कि v बराबर क्या हो जाएगा? √2Gr। यही होता है एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे था तो हम ऑलरेडी उसका स्क्रीनशॉट इसमें डाल दिए हैं, आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सेलरेशन आपको दिखाना है, तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स a sin ओमेगा t प्लस 5। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन यानी cos t प्लस 5। फिर क्या? एक्सेलरेशन यानी इसका भी डिफरेंशिएशन, तो क्या? a ओमेगा इंटू ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5 होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या मिलेगा? -a ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, हेंस द स्टेट फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक क्या मोशन क्या कहता है कि फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू -kx। फोर्स इज इक्वल्स टू -kx। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम जब खींच रहे हैं उसको, तो इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, जो कि उसको इनवर्ड उसको खींच रहा है। अगर हम उसको पुश कर रहे हैं तो उस पर एक अपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है जो कि उसको आउटवर्ड की तरफ खींच रहा है। यही है फोर्स लॉ। तो इसका मतलब फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है? -kx। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो यहां पे है x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5, और a sin ओमेगा t प्लस 5 को ही x बोलते हैं, है ना।
तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हमारे पास तीन चीज है, मान लो ए है और बी है और सी है। तो ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, और बी भी है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिक था, इससे पहले ही तीनों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था और ये मिला नहीं था। तो ये क्या कह रहा था कि अगर ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हो गया, अगर दो सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है थर्ड सिस्टम सी से, तो बोथ द सिस्टम ए विल एंड बी विल आल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यानी टेम्परेचर ए बराबर अगर मान लो टेम्परेचर सी है और टेम्परेचर बी बराबर टेम्परेचर सी है, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ए बराबर टेम्परेचर बी। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए एंड बी आर इक्वल, देन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी equals to temperature of the system C, then the temperature of A and B will also be equal। यही कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका प्रूफ भी हो गया। क्लियर है, दो लाइन का है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि कोई भी एक स्टेटमेंट, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दो स्टेटमेंट, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट और दूसरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि टोटल एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें। आप कोई भी टोटल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वहां पे हीट लॉस होगा ही होगा। क्लियर है, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कह रहा है कि नो ऑब्जर्व प्रोसेस इज पॉसिबल हुज होल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। पूरे हीट को आप वर्क में कंप्लीटली उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, देयर विल बी द लॉस ऑफ सम हीट। ये है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देखिए भैया, अगर आप इसका रिवर्स देखिए, है ना, यानी सिंक से सोर्स की तरफ देखिए, तो अगर कभी भी कोल्ड जो फ्लो ऑफ हीट होगा वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ अगर आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये किसी भी कंडीशन में विदाउट किसी भी अदर सोर्स के सहायता से पॉसिबल नहीं है। उस पर हमको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। ये है किसका, क्लॉसियस स्टेटमेंट का। दोनों स्टेटमेंट आप इसको लिख लेंगे, और जो समझे अगर आप उस तरह से भी एग्जाम में वही लैंग्वेज लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे, 19 क्वेश्चंस। आई होप अब आप इन सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी इन व्हाट्सएप। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ।